सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ना हम वोल्केनोस को स्टडी करेंगे। ज्योग्राफी में, जियोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। तो हम क्या करेंगे ना, कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स उठाएंगे और उनकी मदद से स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि जो जो टर्म्स यूज हुए न्यूज़पेपर वगैरह में, तो वो वोल्केनो से कैसे रिलेट होते हैं। तो सबसे पहला न्यूज आर्टिकल जो मैंने चूज किया है वो ये है कि इटली में अभी ना रिसेंटली एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था जिसको हम कहते हैं माउंट एटना। और इस वोल्केनिक इरप्शन के बाद मेरे पास ऐश और लावा दो चीजें बाहर निकली। ठीक है, तो जब मैं वोल्केनो को सोचता हूँ ना, कि जब मेरे दिमाग में वोल्केनो की पिक्चर आती है तो एक पिक्चर तो ये आती है कि एक पहाड़ी है जिसके बाहर क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है। और ये लावा क्या होता है? लावा होता है मॉल्टन रॉक, यानी कि पिघला हुआ पत्थर। तो अगर आप अर्थ की सरफेस लेते हो ना, अर्थ की सरफेस से जैसे ही आप नीचे जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। तो जो आपको अर्थ की सरफेस पे सॉलिड्स मिलते हैं ना, अर्थ के नीचे जाते ही वो सारे के सारे पत्थर मेरे लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और इसको मैं क्या कहता हूँ? इसको मैं कहता हूँ मैग्मा। और यही मैग्मा जब बाहर आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लावा। ठीक है, चीज दोनों एक ही है। जैसे मैं हूँ, मेरा एक इंडियन नाम है, मैं यूएस जाऊंगा तो मेरा इंडियन नाम तो वो सही से प्रोनाउंस कर नहीं पाएंगे, वो उसी को तोड़ मोड़ के कुछ और बोलेंगे। तो सेम चीज मैग्मा के साथ होती है। जब तक वो बाउंड्री के नीचे है तब तक उसका नाम मैग्मा। जैसे ही उसका वीजा लगता है वो बाउंड्री के बाहर चला जाता है, मैग्मा का नाम बदल के लावा हो जाता है, और कोई फर्क नहीं होता है। तो ये तो एक पिक्चर है मेरे दिमाग में। लेकिन जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, जरूरी नहीं है सिर्फ लावा बाहर निकले, सिर्फ लिक्विड चीजें बाहर निकले, सॉलिड चीजें भी बाहर निकलती, जिनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ऐश। ऐश क्या होता है? ऐश होता है राख। ठीक है, बहुत छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स, उसको हम ऐश कहते हैं। तो ये जो मेरे पास ऐसे एक बड़ा सा क्लाउड बनता है ना धुएं का, ये मेरा ऐश होता है। धीरे धीरे करके ये सारा का सारा ऐश ना सेटल डाउन करेगा। जैसे दिल्ली वगैरह में जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, पहले हवा में डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे करके आपकी स्कूटी पे, गाड़ी पे ऐसे सेटल डाउन करते हैं। सेम ये जो क्लाउड है रात का, ये भी इटली पे ऐसे सेटल डाउन करेगा नीचे। आगे चलने से पहले जो हमारा जियोलॉजी ऑप्शनल का कोर्स है वो हम लोग 10th ऑफ जून से स्टार्ट कर देंगे। इसमें आपको जियोलॉजी का जितना ऑप्शनल में जितना मटेरियल नेसेसरी है उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं जियोलॉजी के, ठीक है, उनके लेक्चर्स होंगे। तो इफ यू वांट टू कंसीडर, आप हमारी वेबसाइट पे या फिर फोन के थ्रू हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ना मैं वोल्केनो टर्म ही देख लेता हूँ कि वोल्केनो टर्म जो है इसका क्या मतलब। वोल्केनो एक कोई ऐसी जगह है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या लिखा है? प्लेस लिखा है, यानी कि हमेशा ना वो माउंटेन नहीं होगा। हमारे दिमाग में जो पिक्चर आती है ना कि वोल्केनो है तो पहाड़ी होगी, जरूरी नहीं है वोल्केनो पहाड़ी हो। एक क्रैक भी हो सकता है वोल्केनो। ठीक है, अर्थ की सरफेस पे आप चल रहे हो, आप यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे की तरफ चल रहे हो, बीच में एक क्रैक बना है जिसमें से लावा बाहर निकल रहा है, ये भी वोल्केनो कहलाएगा। तो वोल्केनो तो पहले तो एक प्लेस है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? उसमें से तीन चीजें बाहर निकलती हैं। तीन चीजें बाहर निकलती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड चीजें बाहर निकलती हैं उनको हम कहते हैं ऐश। जो गैसियस चीजें निकलती हैं उनको हम कोई स्पेशल नाम नहीं देते। और जो लिक्विड बाहर निकलता है उसको मैं कहता हूँ मोल्टन रॉक मटेरियल या फिर लावा। तो जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, वैसी वोल्केनो से भी तीन चीजें बाहर निकलती हैं। हमने इस इमेज में भी देखा था। इस इमेज में मेरे को कम से कम ऐश का जो ये बड़ा सा क्लाउड है ना वो तो दिख रहा है, लावा मुझको नहीं दिख रहा। तीसरी क्या चीज बोली उसने? गैस। ठीक है, गैसियस चीजें क्या होती हैं? कोई भी जो अर्थ की सरफेस से नीचे गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। वैसे तो जो एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन है उसको छोड़ के जो भी नीचे से बाहर निकल रहा है, अगर नीचे से नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी निकल रही है तब भी वो वोल्केनिक इरप्शन का पार्ट ही कहा जाएगा। लेकिन जनरली सल्फर के कंपाउंड्स वोल्केनो से बाहर निकलते हैं, तो ये जो गैसेस होती है ना, ये हार्मफुल होती है हमारे। तो वोल्केनो कोई भी जगह है दुनिया में, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो सरफेस पे क्रैक हो, उसमें से गैस, एशेस और मोल्टन रॉक यानी कि लावा अगर एस्केप करता है ग्राउंड से, तो मैं उसको एस्केप करता है ग्राउंड की तरफ, तो मैं उसको वोल्केनो कहता हूँ। पहाड़ी होना जरूरी नहीं है वोल्केनो के लिए। अब माउंट एटना पे आते हैं। माउंट एटना कहाँ है? पहले तो माउंट एटना अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में। और ये दोनों प्लेट कौन सी प्लेट है? कन्वर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट का क्या मतलब होता है?
कन्वर्जन प्लेट का मतलब होता है कि आपके पास यहाँ एक प्लेट थी और यहाँ एक प्लेट थी, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो इनमें से जो डेंसर वाली प्लेट होगी ना, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो क्या करेगी, दूसरी प्लेट के नीचे दब जाएगी, और ये जब दबती है, सरफेस के नीचे जाती है, धीरे धीरे करके क्या होता है, पिघलने लगती है। पिघलने के बाद ये यहाँ आके दूसरी प्लेट पे ना मुझको एक वोल्केनो की तरह दिखती है। तो ये डेंसर प्लेट नीचे गई, नीचे इसने टेम्परेचर देखा बहुत ज्यादा हो गया, तो ये पिघलने लगी तो फिर ऊपर की तरफ वो राइज करने लगता है मैग्मा, और सरफेस में मुझको एक वोल्केनो बनता है, जो बाद में इसी मैग्मा को बाहर निकालेगा लावा की फॉर्म में। तो ये तो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री होती है, यानी कि दो चीजें कन्वर्ज कर रही है। कौन कन्वर्ज कर रहा है, अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट। कहाँ है ये दोनों प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट में देखो ये बड़ी सी प्लेट है, और यूरेशियन प्लेट ये वाली प्लेट है। इटली यहाँ है, ये है इटली। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये है इटली, ये वाला जो पॉइंट है, ये अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट का कन्वर्जेंस का जोन है, जहां पे मुझको माउंट एटना बनता हुआ देख रहा हूँ। और क्योंकि ये एक्टिव जोन है, यानी कि ये सबडक्शन चल रहा है अभी, इसलिए वोल्केनिक इरप्शंस कंटिन्यूअसली मुझको दिखते हैं। स्ट्रैटोवोल्केनो, ठीक है, वोल्केनो भी है ये। वोल्केनो में भी कौन सा वोल्केनो है, स्ट्रैटोवोल्केनो, ठीक है, मोस्ट एक्टिव स्ट्रैटोवोल्केनो इन द वर्ल्ड। अब ये टर्म क्या चीज है यार, स्ट्रैटोवोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो के भी मेरे पास टाइप्स हैं क्या? हाँ, मेरे पास बहुत टाइप्स है वोल्केनोस के, ठीक है। उसमें से हम 3 टाइप्स देखेंगे, और ये टाइप्स ना ऐसे दिखते हैं मुझको, मतलब मैं आंख से ही देख सकता हूँ ये टाइप, ये वाला कौन सा वोल्केनो। अगर मान लेते हैं मैं इस पहाड़ी के आगे खड़ा हूँ और ये वोल्केनो, तो मैं क्या देख रहा हूँ ना, ये अच्छा खासा एक वी शेप बना रहा है, उल्टा वी शेप अच्छा खासा बना रहा है। और ये वाला जो है ना, ये बहुत धीरे धीरे ऐसे करके इसने एक वी बनाया। यानी कि इसका जो स्लोप है, अगर मैं स्लोप निकालूं इसका, यानी कि चढ़ाई कितनी है इस पहाड़ की, इसकी अच्छी खासी चढ़ाई है, ठीक है, आपको मेहनत लगेगी चढ़ने में। इसमें आप धीरे धीरे करके ना आराम से चढ़ जाओगे। इसका जो स्लोप है वो कम है और इसका स्लोप ज्यादा है। तो ये जो 2 तरीके के स्लोप दिख रहे हैं ना मुझको, इन्हीं के बेसिस पे मैं क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ। वो क्लासिफिकेशन क्या है, इसको मैं कहता हूँ स्ट्रैटोवोल्केनो, और इसको मैं कहता हूँ शील्ड वोल्केनो। अब ये दोनों में ना फर्क तो ठीक है, मुझे दिख गया, इसकी चढ़ाई बहुत ज्यादा है और इसकी चढ़ाई जेंटल, इसकी स्लोप जेंटल स्लोप है और इसकी स्लोप स्टीप स्लोप है। चलो ये तो मैं समझ गया, लेकिन ये बनते क्यों है, ये ऐसा क्यों है और ये ऐसा क्यों है? ये बनते इसलिए है क्योंकि इनका जो मैग्मा है, उसका जो टाइप है ना, या फिर मैं कहूँ उसकी जो डेंसिटी है, वो अलग है। इसके अंदर से जो मैग्मा बाहर निकलता है ना, वो अलग डेंसिटी का निकलता है, और इसके अंदर से जो मैग्मा निकलता है वो अलग डेंसिटी का निकलता है। तो ये डेंसिटी के फर्क की वजह से इनकी शेप अलग हो जाती है। तो शील्ड वोल्केनो में से मेरा कौन सा लावा निकलना चाहिए, मेरा लेस डेंस, या फिर जिसको मैं कहता हूँ बेसोल्टिक, मेरा बेसोल्टिक लावा निकलता है। तो अगर आपके पास एक लेस डेंस मटेरियल है, तो वो ना आराम से फ्लो करता है, दूर तक फ्लो करता है। तो क्योंकि ये दूर तक फ्लो कर पाया है ना, इसलिए इसकी पहाड़ी आराम से जेंटल स्लोप ले ली। जबकि इसमें स्ट्रैटोवोल्केनो में जो लावा है, अगर मैं उसकी कॉम्पोजिशन देखूंगा ना, तो वो विस्कस, ठीक है, विस्कस मतलब गाढ़ा एकदम, जिसको मैं कहता हूँ एंडेसाइट। तो क्योंकि ये एकदम गाढ़ा होता है ना, हनी के जैसा, तो अगर आप हनी को टेबल पे छोड़ दोगे ना, तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता, और ज्यादा दूर जा नहीं पाएगा, और ये लावा दूर जाने से पहले ही सॉलिडिफाई हो गया। तो यहाँ से चालू किया था, यहाँ पहुंचा, यहीं पे सॉलिडिफाई हो गया। तो ये जो जेंटल स्लोप है ना, ये वाले वोल्केनोस ये जेंटल स्लोप नहीं बना पाते, इसलिए इनकी स्लोप स्टीप रह जाती है, जबकि इसकी स्लोप जेंटल हो जाती है। ठीक है, ये तो 2 तरीके के मेरे वोल्केनो हो गए।
स्ट्रैटो वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो। एक मेरे पास तीसरा वोल्केनो भी होता है जिसको मैं कहता हूँ कैल्डेरा। कैल्डेरा में क्या होता है ना, कैल्डेरा में इतना भयानक इरप्शन होता है, एकदम से इतना लावा बाहर निकलता है कि ये जो वोल्केनो का स्ट्रक्चर है, इस वोल्केनो के अंदर जो ये मैग्मा पड़ा हुआ था, ठीक है, सारा का सारा बाहर निकल गया। तो ये जो मैग्मा की जगह थी ना, ये एकदम से खाली हो जाती है और ये सारा का सारा जो वोल्केनो है ना, एकदम से कोलैप्स कर जाता है। तो ये कोलैप्स करने के बाद मुझको ऐसा एक गड्ढा सा दिखता है जिसको मैं कहता हूँ कैल्डेरा। तो मेरे पास 3 तरीके के वोल्केनो हो गए। हमारा माउंट एटना कौन सा वोल्केनो है? हमारा माउंट एटना है स्ट्रैटो वोल्केनो, ठीक है, यानी कि इससे जो लावा निकल रहा है वो गाढ़ा और लावा है। कॉम्पोजिशन क्या है उसकी? एंडेसाइट कॉम्पोजिशन। फिर ये जो माउंट एटना है, ये मेरा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी एडेड है। और ये एक स्पेशल तरीके का वोल्केनो है जिसको मैं कहता हूँ डेकेड वोल्केनो। अब ये डेकेड वोल्केनो का मतलब ये नहीं है कि ये एक दशक में एक बार इरप्ट करता है। हम कभी भी तय नहीं कर सकते कि कौन सा वोल्केनो ना कब इरप्ट करने लग जाएगी। तो ये दशक का क्या मतलब है, ये डेकेड का क्या मतलब है? डेकेड का मतलब है कि कोई एक कमेटी बनी होगी दुनिया में, उसने इसको ये नाम दिया। वो कमेटी क्या है? वो कमेटी है ये इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर वोल्केनोलॉजी एंड केमिस्ट्री ऑफ द अर्थ इंटीरियर। अगर इसको याद रखना है तो आई एम वेरी क्यूरियस एक्सप्लोरिंग इंटीरियर्स। तो ये जो कमेटी बनी थी ना, इसने दुनिया के 16 ऐसे वोल्केनो छाटे और इन 16 का नाम रख दिया डेकेड वोल्केनो। और छाटने का रीजन क्या था? छाटने का रीजन था, सबसे पहले ये वोल्केनो वहां होने चाहिए जहां ना बहुत लोग रहते हैं। मतलब बहुत लोगों ने इस वोल्केनो के आसपास अपने घर बना रखे हैं कि अगर ये इरप्ट होगा तो इन लोगों को ना तकलीफ होगी। तो उन्होंने ये 16 वोल्केनो छाटे जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में हो। सेकंड, जियोलॉजिकली एक्टिव, यानी कि इनमें पॉसिबिलिटी है कि ये इरप्ट करेंगे। ऐसे वोल्केनोस नहीं है जो हम इरप्ट कर ही नहीं सकते, जो इनएक्टिव हो चुके हैं। एक्टिव भी होने चाहिए और ये पॉलिटिकली और फिजिकली भी एक्सेसिबल होने चाहिए। ऐसे किसी कंट्री में नहीं होने चाहिए जहाँ पे ना आप जा ही नहीं सकते स्टडी करने, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स अलाउ नहीं करती कि आप इमिग्रेट कर पाओ। तो इन 3 कंडीशन से इस एसोसिएशन ने 16 वोल्केनोस छाटे। फिर भी हमको ये नहीं पता चला इनका नाम ना डेकेड वोल्केनो क्यों। डेकेड वोल्केनो इनका इसलिए नाम है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का हमारे पास एक डेकेड है। जैसे हम कुछ डेज हैं जिनको ना हम स्पेशल नाम देते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है जैसे, ठीक है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, ये सारे ना स्पेशल डेज हैं। यूएन ने क्या किया? यूएन ने ना एक दशक ढूंढा 1990। इस दशक को उसने नाम दिया इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर इरप्शन। तो ये जो दशक है ना 1990, इसके पास अपना एक स्पेशल नाम है। और इस दशक में ये कमेटी बैठी थी। इस कमेटी ने वो 16 वोल्केनोस आइडेंटिफाई किए थे, इसलिए उन सारे 16 वोल्केनोस को हम क्या कहते हैं? डेकेड वोल्केनोस कहते हैं। प्राइमरी गोल क्या है इस डेकेड का? टू रिड्यूस नेचुरल डिजास्टर्स। और क्योंकि एक नेचुरल डिजास्टर हमारा वोल्केनो होता है, तो ऑब्वियसली वो इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। इन 16 वोल्केनोस में से कोई भी वोल्केनो इंडिया में नहीं पड़ता। और वैसे भी हमारे पास एक ही जियोलॉजिकली एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, है ना। हमारे पास तो कोई और एक्टिव वोल्केनो है ही नहीं। जो हम डेकन कहते हैं, डेकन एक्टिव वोल्केनो है ही नहीं, ठीक है, वो एक हॉटस्पॉट से बना था। अब वहां पे कोई वोल्केनिक एक्टिविटी होती नहीं। ये है वो माउंट एटना जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम ना ये एक चार्ट और देख लेते हैं। इसमें मैंने ना 3 चीजें लगाई। एक मैंने वोल्केनो लगाया है माउना लोवा, एक है ओजस डेल सलाडो, और एक हमारा माउंट एवरेस्ट। तो ये जो वोल्केनो है ना हवाई में, यूएसए में, ये मेरा लार्जेस्ट वोल्केनो। लार्जेस्ट का मतलब अगर मैं हेलीकॉप्टर पे बैठ के इसको देखूंगा तो मुझको ये ना बहुत बड़े एरिया में दिखेगा, ठीक है, चाहे इसकी हाइट कुछ ना हो, लेकिन ये बहुत बड़े एरिया में दिख रहा है। अब अगर ये बहुत बड़े एरिया में दिख रहा है, कौन से टाइप का वोल्केनो है ये? ऑब्वियसली ये शील्ड वोल्केनो होगा फिर, है ना, क्योंकि जो मेरे स्ट्रैटो वोल्केनो है वो तो डेंस होता है, उसका रॉक उसका लावा डेंस होता है और विस्कस भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा दूर तक जा ही नहीं पाता।
शील्ड वोल्केनोस क्योंकि बहुत कम डेंस वाले होते हैं, बहुत कम विस्कस वाले होते हैं, तो दूर तक चले जाते हैं। तो ये जो हवाई में मेरे पास माउना लाओ है, ये लार्जेस्ट वोल्केनो है दुनिया का बाय एरिया, और ये जो सलाडो वोल्केनो है ये मेरा हाईएस्ट वोल्केनो, यानी कि हाइट में सबसे ज्यादा। अब हाइट में सबसे ज्यादा है तो ये शील्ड वोल्केनो तो हो नहीं सकता। ये कौन सा वोल्केनो होगा? ये होगा स्ट्रैटो वोल्केनो। और इनकी हाइट हमने कंपेयर करने के लिए माउंट एवरेस्ट को लिया है, तो इसकी हाइट बहुत कम है, 1200 मीटर है बस। माउंट एवरेस्ट 8800 मीटर पे, 8.8 किलोमीटर पे। तो ये तो बहुत छोटा है माउंट एवरेस्ट के हिसाब से, लेकिन ये जो वोल्केनो है ये माउंट एवरेस्ट की हाइट को कंपेयर करता है। 7 किलोमीटर की हाइट है इसकी, थोड़ा सा छोटा है माउंट एवरेस्ट। अब ये हाइट वाला हम क्यों कर रहे थे? क्योंकि एक और न्यूज आई थी हमारे पास, नासा ने मार्स के सरफेस पे ना एक और वोल्केनो की इमेज कैप्चर की है, जो हमारे अर्थ के जो टॉलेस्ट पीक्स है ना, माउंट एवरेस्ट, इनसे भी उसकी हाइट ज्यादा है, ट्वाइस द टॉलेस्ट पीक। और ये किसने कैप्चर करी है? मार्स ने 2001 में, एक पिक्चर भी आई है 2001 मार्स ऑडिसी करके, 2001 में मार्स ऑडिसी नाम का एक ऑर्बिटर भेजा था, जो वहां पे जाके मिनरल्स और रॉक की स्टडी करता है मार्स की सरफेस पे। उसने ये फोटोग्राफ खींची इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम। तो थर्मल का मतलब हुआ कि आप टेम्परेचर की बात कर रहे हो, तो अगर जब भी हम थर्मल सुनेंगे ना, तो हम ना इंफ्रारेड और विजिबल, इन दो की बात कर रहे हैं। तो ये जो मेरे पास इस ऑर्बिटर पे जो इंस्ट्रूमेंट लगा है, ये क्या करता है? सरफेस में से जो भी विजिबल रे आ रही होती है उसको पकड़ता है, और जो इंफ्रारेड रे आ रही होती है उसको पकड़ता है, और उसके बेसिस पे एक इमेज बनाता है। और उस इमेज पे साइंटिस्ट को वो एक नया वोल्केनो दिखा है, जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा वोल्केनो।